हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर का टॉपिक जो समसामयिकी का टॉपिक है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध संघर्ष जारी है उस विषय में आज हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। उस पे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और साथ कारण आज वर्तमान की स्थिति में युद्ध, दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। तो हम लोग देखते हैं इस पे। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन। पूरी दुनिया की निगाहें अभी इस पे टिकी हुई है क्योंकि जो फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन थे हमास, यह हमास द्वारा इजराइल के कई शहरों में टारगेट करके 100 रॉकेटों को लॉन्च किया गया था। जैसे इजराइल के जो तेल अवीव जगह है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ की जो राजधानी है, और बरसेबा, इन जगहों पे 100 रॉकेटों से हमला किया गया था। लेकिन इजराइल के द्वारा क्या किया गया कि जो आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके द्वारा ये 100 रॉकेटों में से 96 से 97 रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया गया। ध्यान दीजिएगा, इसी वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि आयरन डोम एंटी मिसाइल आखिर होता क्या है। तो उसी की प्रतिक्रिया में इजराइल क्या किया कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में हमास की संख्या ज़्यादा है, तो गाजा स्ट्रिप में इजराइल के द्वारा हमला किया गया। और वो इजराइल का कहना है कि हम तब तक हमला करते रहेंगे जब तक ये हमास आतंकवादी संगठन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते। ध्यान दीजिएगा, ख़त्म नहीं हो जाते। तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों। तो मैं उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो ये हमास हैं ये क्या चाहते हैं कि जितनी भी ज़मीनें इजराइल इनसे छीना हुआ है, इन ज़मीनों को यह वापस कर दे ताकि इन लोग फिलिस्तीन एक नए देश की, ध्यान दीजिएगा, एक नए देश का अस्तित्व ला सकें। इसलिए उनकी लड़ाई इजराइल के साथ जारी है। तो हम लोग उसके आगे देखते हैं कि जो ये आयरन डोम एंटी मिसाइल है ये आखिर है क्या। आखिर इतना मतलब ये टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि इतने मिसाइलों को, मतलब इतने छोड़े गए रॉकेटों को वो हवा से हवा में मार दिया। तो वो जो आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम जो है ये आपके सामने जो दिख रहा है यही है। ध्यान दीजिएगा, यही है, यहीं से रॉकेट लॉन्च होता है और यही रॉकेट हवा से हवा में मार करके दूसरे रॉकेटों को गिरा देता है। ध्यान दीजिएगा। तो एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए कि जो ये यूनिट है वो यूनिट ये है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बड़े में देख रहे हैं वही यहाँ है। तो सबसे पहले जो एनिमी है वो एनिमी क्या है, कोई भी रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं, दूसरे देशों पे छोड़ते हैं या शहरों पे छोड़ते हैं, हमला करते हैं, तो सबसे पहले इसे डिटेक्ट किया जाता है, ट्रैकिंग किया जाता है रडार के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, रडार के माध्यम से इसे ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद तुरंत जो बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल जो सिस्टम होता है, जो जगह होती है, वहाँ से कंट्रोल से तुरंत कहा जाता है यहाँ मिसाइल यूनिट को, और जो ये मिसाइल फायरिंग यूनिट है ये यहाँ से फिर इसको लॉन्च कर देता है। तो जब इधर से एनिमी वाला जब यहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी यहाँ से लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे कि लोगों को नुकसान नहीं होता है। तो ये जो शहर है, ध्यान दीजिए, ये शहर एक तरीके से आयरन डोम शील्ड के रूप में बन जाता है कि कोई भी अगर रॉकेट से हमला करेगा तो ये जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है वो उसे हवा में ही ध्वस्त कर देगी। यही है आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसकी बदौलत वो 100 में से 96-97 जो रॉकेट थे उसको हवा में ही वो ब्लास्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इजराइल का लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो ये अपना हो गया अफ्रीका वाला एरिया। ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका वाला, ये यूरोप वाला है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को ये है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के बगल में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बगल में इजराइल है, एक छोटा सा देश जिसको यहाँ पास बड़ा करके आप लोगों को दिखाया गया है। अब हम इसको और डीपली समझते हैं तो ध्यान देंगे तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को ऑरेंज में वो इजराइल दिख रहा है, और जो इधर पे पीला में आप लोगों को दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इधर इजिप्ट मिस्र से लगा हुआ है, उसके बगल में जॉर्डन से लगा हुआ है, उसके ऊपर सीरिया से लगा हुआ है, और जस्ट उसके ऊपर आप लोग जाएंगे तो लेबनान से लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लेबनान, इतने देशों से इजराइल की सीमा टच होती है। और इधर देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है, इसके जस्ट बगल में यहाँ डेड सी है,
और जो नीचे देखेंगे आप लोग, ये नीचे जो टच है, ये नीचे वाला जो है वो रेड सी है। ध्यान दीजिएगा, लाल सागर बोलते हैं उसको, रेड सी। तो ये 3 साइड से सागर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि तेल अवीव जहाँ हमला किया गया था, ये जो छोटा सा एरिया आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ये है गाजा स्ट्रिप। ध्यान दीजिएगा, गाजा स्ट्रिप यही है। ये स्टार वाला जो जगह दिख रहा है वो है आप लोगों का यरूशलेम, और वहीं है वेस्ट बैंक। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बैंक भी यहीं है। और उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास आप लोगों को दिखेगा गोलन हाइट। तो ये है इज़राइल का मैप जिसमें गाजा स्ट्रीट और जो वेस्ट बैंक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 जगह है यहाँ पर खास करके फिलिस्तीन पाए जाते हैं। ये जो फिलिस्तीन है, ये इसमें इनके जो हमास आतंकी जो संगठन है वो चाहता है कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश बने। ध्यान दीजिएगा, फ़िलिस्तीन एक अलग देश बने। और ये जो यरूशलेम है, ये यरूशलेम ही मेन यहाँ लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है। पुराने टाइम से ही यह एक मतलब विवादित जगह बना हुआ है, जबकि यह एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो एक पवित्र स्थल के रूप में है। यहाँ 3 धर्मों अपने अपने सबसे बड़े पवित्र स्थल के रूप में इसे मानता है। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं इसी वीडियो में। मुद्दा शुरू होता है इज़राइल कोर्ट से। इज़राइल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि जो भी पूर्वी जो यरूशलेम है वहाँ पे जितने भी फिलिस्तीन है वो उस जगह को खाली कर दें। वो इज़राइल के कोर्ट से आदेश आया, और जब आदेश आया तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो दिख रहा है आप लोगों को, उसमें इज़राइल कोर्ट के आदेश के बाद जो इस्लाम का तीसरा पवित्र जगह है, ध्यान दीजिएगा, मक्का मदीना, उसके बाद आता है अल अक्सा मस्जिद। ये तीसरा पवित्र जगह माना जाता है जहां नमाज पढ़ने लोग गए थे। तो इस जगह से हटाने के विरोध में उन्होंने पहले शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चालू किए थे। उसके बाद प्रदर्शन के बीच में ही पुलिस और लोगों के बीच में हिंसक रूप धारण कर लिया। आप लोगों को दिख रहा होगा, हथगोलों से एक दूसरे के ऊपर वार होने लगा, मस्जिद को जला दिया गया। ऐसे करके बहुत सारे जनधन की वहाँ हानि भी हुई लोगों के बीच, और वहीं से चालू होता है यह किस्सा जो वर्तमान में चर्चा का विषय बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमास लोगों ने इज़राइल के शहरों को टारगेट करके 100 रॉकेट और 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए, जिसको आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसके द्वारा 96-97 जो रॉकेट थे उसको मार गिराया गया हवा में ही। बाकी जो 2-3 रॉकेट गिरे उससे क्षतिग्रस्त हुआ और लोग घायल भी हुए और कुछ लोग मरे भी उसमें। 3 शहरों को मुख्यतः इसमें टारगेट किया गया था इज़राइल के। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, अब इतिहास के पन्नों को हम लोग खुरेदते हैं, इतिहास में चले जाते हैं, इतिहास को देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण जो ये यरूशलेम इतना पवित्र जगह, जो 3 धर्मों का पवित्र जगह है, आज ऐसा युद्ध रणभूमि बन के रह गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इज़राइल की उदय की बात करते हैं हम लोग। तो इसका उदय बोलेंगे तो 14 मई 1948 को खुद आज़ाद घोषित किया था। ध्यान दीजिएगा, खुद अपने आप को आज़ाद घोषित किया था, जिसको बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो इस चीज़ों को नहीं भी मान रहे थे, शुरू में इनको मान्यता नहीं भी दे रहे थे। फिर 1949 में इज़राइल यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य बन गया था। और जब 1949 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए थे तो डेविड बेन गुरियन जो थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान दीजिएगा, ये था इज़राइल का उदय 1948 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यरूशलेम है आखिर कैसे बना विवादों का गढ़, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1948 की घटना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1948 ईस्वी में जब इज़राइल एक नया राष्ट्र के तौर पे बना, ध्यान दीजिएगा, एक नए राष्ट्र के तौर पे जब इज़राइल बना तो यहाँ पास दिक्कत ये आया कि जो मध्य पूर्व के इस्लामिक देश थे उनको मान्यता ही नहीं दे रहे थे, मान्यता ही नहीं। वैसे बहुत संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो पश्चिमी यरूशलेम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है यरूशलेम का, वो यरूशलेम में ये हुआ कि जो पश्चिमी एरिया है, ये पश्चिमी एरिया ये रहेगा इज़राइल के साथ, और ये जो पूर्वी वाला एरिया है ये जाएगा जॉर्डन के हिस्से में। ये जॉर्डन जो इसके बाजू में था उसके अधिकार क्षेत्र में वो जाएगा, और जॉर्डन की यहाँ सेना तैनात रहेगी। ऐसा कहा गया था कि ये जो पूर्वी यरूशलेम है यहाँ पे उसकी सेना, जॉर्डन की सेना तैनात रहेगी।
तो यह जो बंटवारा हुआ था एक तरह से अस्थायी बंटवारा था, जो आगे जाके और भी भयानक रूप लेने वाला था। जैसे हमारे साथ यहाँ कश्मीर वाला विवाद की स्थिति है, अनुच्छेद 370 के ऊपर भी बहुत हंगामा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी यरूशलेम का विवाद है। उसको हम लोग देखते हैं कि 1967 ईस्वी में यरूशलेम की स्थिति को अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये यरूशलेम है, ये यरूशलेम के लिए इज़राइल क्या किया, इसके बाजू में जो यहाँ सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीनियों, इन लोगों से ये लड़ाई किया। और लड़ाई करने के बाद क्या किया कि यरूशलेम तो ठीक है, साथ में जो ये वेस्ट बैंक था पूरा, इस पे अपना कब्जा मार दिया। कब? 1967 में। ध्यान दीजिएगा कि 1967 में इस पे कब्जा मार दिया और इज़राइल क्या किया, जॉर्डन से उसको वापस छीन लिया अपने पास। तब से क्या हुआ कि इज़राइल जो है, ध्यान दीजिएगा, इज़राइल और जो फ़िलिस्तीनियों के बीच तभी से हिंसक टकराव चालू थे। बीच बीच में टकराव हमेशा चलते ही रहते हैं, मात्र इस यरूशलेम के लिए। क्यों? क्योंकि इज़राइल इसको, यरूशलेम को अपनी राजधानी बोलता है, फ़िलिस्तीन इसको बोलते हैं कि हमारे भविष्य की राजधानी है। ऐसे करके मतलब दोनों के बीच बहुत युद्ध की स्थिति हमेशा बनी हुई है, बहुत भयावह स्थिति है वहाँ। एक गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पे इज़राइल अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है, अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो यरूशलेम है, ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। ध्यान दीजिएगा, एक शहर और 3 धर्मों का पवित्र स्थल, उसमें ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। ईसाई लोगों का मानना यह है कि ये जो कलवारी की यहाँ पहाड़ी है, वहीं यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, सूली पर चढ़ाया गया था और उनका मकबरा जो है वो सेपल्का के अंदर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सेपल्का के अंदर स्थित है और उनके पुनरुत्थान का स्थल भी यही था, इसलिए इस जगह को ईसाई इसको पवित्र मानते हैं। ध्यान दीजिएगा। और अगर इस्लाम की बात करें तो जो मुसलमान है वो इस जगह को हम इसलिए मानते हैं कि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। और जो ये अल अक्सा मस्जिद जो आप लोगों को यहाँ फ़ोटो में भी दिख रहा है, ये अल अक्सा मस्जिद जो है वो मुसलमानों का तीसरा तीर्थ स्थल के रूप में उसे माना जाता है, पवित्र स्थल के रूप में उसे माना जाता है। उन लोगों का कहना यह है कि जो पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान, ध्यान दीजिएगा, मक्का से यहाँ तक का सफ़र तय किया था, मतलब मक्का मदीना से वो यहाँ तक आए थे और यहाँ क्या किए थे कि सभी प्रोफेट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इस मस्जिद से कुछ ही कदम दूर पे डोम ऑफ रॉक की आधारशिला रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा। और पैगंबर मोहम्मद जो थे जन्नत की तरफ गए थे यहीं से, उन लोगों का कहना है, उन लोगों की मान्यता यही है कि मतलब यहीं से जो पैगंबर मोहम्मद थे वो जन्नत की तरफ गए थे, इसलिए उन लोग पवित्र मानते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहूदी की, तो जो यरूशलेम को इसलिए इन लोग पवित्र मानते हैं और अपना मानते हैं क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो अब्राहिम थे, उनने अपने बेटे आइजेक की कुर्बानी यहीं पे दी थी। यहूदी वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल भी है, जिसे दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवशेष, पवित्र मंदिर का अवशेष कहते हैं। और इसलिए जो ये तीनों धर्म हैं, ध्यान दीजिएगा, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों धर्म का पवित्र स्थल इस जगह को माना जाता है। किसको? यरूशलेम को। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत और इज़राइल के बीच संबंध की, कि आखिर इन लोग के बीच कैसे संबंध है। तो अगर हम लोग इन लोगों के बीच की संबंध की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, चाहे अभी कोविड-19 वाली स्थिति में वैक्सीन हो या दवाई हो, उसके निर्यात आयात की बात करें, उससे संबंधित क्षेत्रों से, फिर रक्षा क्षेत्र में जो उसके निवेश और बहुत सारे ऐसे तकनीक है जिसको हम लोग इज़राइल के माध्यम से यहाँ ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का सहयोग क्षेत्र है। फिर कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों के आधार पे पानी का कम उपयोग, ऐसे जल संसाधन, ये सब के क्षेत्रों में। फिर अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक दूसरे के सहयोग के रूप में भारत और इज़राइल काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। और इन लोगों की जो दोस्ती है वो लगभग 2016-17 से और मजबूत होती गई, दोनों एक दूसरे के पक्ष में खड़े होने लगे। किंतु
किंतु यह हुआ था कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पे एक प्रस्ताव लाया गया था, विवादित प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में भारत द्वारा 123 जो देश थे उन्होंने उस प्रस्ताव में नामंजूरी वोट मतलब ना की तरफ वोट लगाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर भी विपक्ष में वोट डाले, तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इजराइल का खुल के सपोर्ट करेगा तो हम फिलिस्तीन जो हैं उन लोगों से भी हमारे अच्छे संबंध है, तो हमारे जो अच्छे संबंध है वो उनसे भी ख़राब हो सकते हैं अगर हम लोग किसी का खुल के सहयोग करते हैं तो जब हम लोग देखते हैं कि इजराइल और जो फिलिस्तीन विवाद पर भारत की प्रतिक्रिया, तो जब भारत की प्रतिक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो भारत का रुख इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया। भारत इस पे खुल के कोई भी बातों को नहीं करना चाह रहा है। वो खासकर यहाँ पास डीहाइफनेशन कूटनीति यहाँ पास अपना रहा है। तो ये जो डीहाइफनेशन कूटनीति है वो एक तरीके से बोलेंगे तो तरीके से आप लोग समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों से अपने संबंध को बरकरार रखना। ध्यान दीजिएगा, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, दोनों को बैलेंस करके चलना ही डीहाइफनेशन कूटनीति है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो उदाहरण के तौर पे आप लोग देखेंगे तो जैसे अमेरिका, पाकिस्तान और भारत की हमेशा वार चलते रहता है छोटा मोटा, तो उस पे अमेरिका अपना एक दोनों को अलग अलग दोनों को तरजीह देता है और अलग अलग दोनों से व्यवहार रखता है। इसी तरह की जो नीति है, इसी तरह की जो कूटनीति है उसी को क्या कहा जाता है? डीहाइफनेशन कूटनीति। ध्यान दीजिएगा। अब भारत इस मुद्दे पर इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे दोनों से रिश्ते अपने अच्छे रखने हैं और इजराइल से भी वैश्विक स्तर पे भी और व्यापार के स्तर पे भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। वो सब रिश्तों को बर्बाद नहीं करना चाहता है भारत, इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भारत की एक सौम्या, ध्यान दीजिएगा, सौम्या संतोष, भारत की सौम्या संतोष नाम की एक वहाँ नर्स काम करती थी। वो जब हमास लोगों का आक्रमण हुआ तो उसमें वह मारी गई। यह भारत की थी। ध्यान दीजिएगा, सौम्या संतोष। तो इसी तरीके से इजराइल और जो फिलिस्तीन विवाद था वो आप लोगों ने देखा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।